हेलो, वेलकम टू एम विद राकेश। मैं हूँ ज्योति और ये हमारी आज 5th क्लास है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की, यानी कि आपकी पीवाईक्यू सीरीज में ये आज हमारा 5th लेक्चर है। इसमें स्टार्टिंग में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, तो आई थिंक स्टार्टिंग की 10 to 15 क्लासेस आपकी पीवाईक्यूज की ही रहेंगी, फिर बाद में हम स्पेसिफिक लेके चलेंगे। ठीक है, सो आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक सोचने पर आमंत्रित करता है। देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सही उत्तर क्या है, कैन यू थिंक द सिमिलर सिचुएशन, क्या आप ऐसी ही स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व इट इन डिफरेंट वेज, कि इसको हम विभिन्न तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं। डू यू नो द आंसर, क्या आप इसका आंसर, इसका हल या जवाब जानते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को क्रिटिकल सोचने पे मजबूर करता है, यानी कि क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक। देखिए, क्रिटिकल को आप डाइवर्जेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ये डाइवर्जेंट एंड क्रिटिकल, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही लैटरल थिंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, डाइवर्जेंट जैसे हिंदी में क्या हो गया आपका, अपसारी। अपसारी चिंतन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये आलोचनात्मक कह लीजिए चाहे अपसारी कह लीजिए। डाइवर्जेंट यानी कि एक बिंदु की बजाय वो डिफरेंट डायरेक्शन में, अनेकों दिशाओं में। तो अनेकों दिशाओं में कौन सा क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करता है, वो है आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3। इसमें कहता है कि हम इस क्वेश्चन को विभिन्न तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं। हमें एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन सोचने हैं, यानी कि क्रिटिकल वे से सोचना है, डाइवर्जेंट वे से सोचना है, यानी कि आलोचनात्मक तरीके से अपसारी चिंतन करना है। ठीक है, तो अपसारी चिंतन में क्या होगा, इसमें टू और मोर देन टू सॉल्यूशन जिसमें सोचते हैं, वो हमारा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। एक ही क्वेश्चन या एक ही प्रॉब्लम को लेके उसके डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3rd। मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम आर प्लान्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रमों की योजना किस संदर्भ में की गई थी। देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में भी एक ये है आपका इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, IPE, इसको मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने पीछे समझाया, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम किसके लिए प्लान होता है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके संदर्भ में, किसको सेंटर में रख के वो एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाता है। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम किससे संबंधित है, ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। नाम से ही पता चल रहा है वो इंडिविजुअल के लिए बनेगा, तो अलग अलग चाइल्ड सेंटर्ड होगा, एक इंडिविजुअल को सेंटर में रख के बनाया जाएगा, एक व्यक्तिगत यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति या एक छात्र या एक विद्यार्थी के बारे में बनाया जाएगा, तो ये बाल केंद्रित ही होगा। ठीक है, आंसर नंबर हो गया इसका 2nd। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3rd इज हियर, व्हेन अ टीचर इज सर्टिफाइड टू टीच, सो दिस डज नॉट मीन दैट ही इज कंप्लीटेड। जब एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए प्रमाणित कर देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने पूरा कर लिया है। क्या पूरा कर लिया है, लर्निंग, सीखना, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, और प्लानिंग यानी कि योजना। तो देखिए, जब एक टीचर को सर्टिफाइड कर देते हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, चाहे आपने अपनी BEd या D.Ed या JVT कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मान लीजिए आपने CTET क्वालिफाई कर लिया है, DEET+ भी क्वालिफाइड कर लिया है, ठीक है, यानी कि आप सर्टिफाइड एक टीचर हो गए हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में आप एक सर्टिफाइड टीचर हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्या कंप्लीट नहीं किया है। देखिए, एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, आपने मिनिमम डिग्री जो होनी चाहिए थी, मिनिमम एजुकेशन जो होनी चाहिए थी टीचर बनने के लिए, वो कोर्स आपने कंप्लीट किया है, तो एजुकेशन आपकी कंप्लीट है। प्लानिंग, अगर आपको सर्टिफाइड किया गया है तो आपको वो प्लानिंग भी आती है, लेसन प्लान्स किस तरह से करते हैं आपको कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, तो वो भी श्योरली आपने करनी है। और लर्निंग, अगर आपने सीखा ही नहीं है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, तो आप पढ़ाएंगे कैसे, तो लर्निंग भी आपकी हो चुकी है। तो मतलब क्या नहीं है कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट आपकी हो गई है, ये आपको नहीं मान लेना चाहिए कि एक बार हम टीचर बन गए बस, अब हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको जनरली पता होगा कि टीचर्स के भी ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, उनके डिफरेंट टाइम पे, जैसे अभी ये लगा लीजिए कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में आपके
कंप्यूटर रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होती होगी, जो टीचर्स काफ़ी 15-20 सालों पहले लगे हुए हैं, वो अभी नई आईसीटी से किस तरह से बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से उन टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग आपकी बीच बीच में होती रहती है कि आपको अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका, नई नई टीचिंग स्ट्रेटजीज को सीखने का मौका मिलता रहता है। तो अगर आप एक सर्टिफाइड टीचर बन चुके हैं, यानी कि एक प्रमाणित शिक्षक भी बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। वो आपको साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाना होता है। वो ट्रेनिंग आपको बीच बीच में दी जाती है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज फोर्थ। Younger learners should be encouraged to interact with their peers in the classroom so that छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में अपने साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि, यानी कि क्यों प्रोत्साहित करें हम उन्हें, क्यों वो आपस में बातें करें। कैन कंप्लीट द कोर्स क्विकली, ताकि वो जल्दी ही कोर्स पूरा कर सकें, बिल्कुल नहीं। दे कैन लर्न सोशल स्किल वाइल रीडिंग, कि वो पढ़ते समय सामाजिक कौशल सीख सकें, हो सकता है, आगे देखते हैं। टीचर्स कैन कंट्रोल क्लासरूम बेटर, जी नहीं, क्लासरूम बेटर एक सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं होता है। दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखे तो सही, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जिसमें आपकी सारी सोशल स्किल्स आती हैं। जब बच्चे क्लासरूम में आपस में ही बातें करके सोशल स्किल डेवलप करेंगे कि सामाजिक कौशल की किस तरह से बात करते हैं, इंटरपर्सनल या इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करेंगे, तभी तो वो अपनी प्राइमरी स्टेज जो है सोशल स्किल की वो पार कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा अपने पीयर्स, अपने क्या कहते हैं, शिक्षार्थियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ही कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पा रहा है, तो उसे आगे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो ये प्राइमरी स्टेप है, ठीक है, ताकि वो पढ़ते पढ़ते, वो पढ़ भी रहे हैं, वो रीडिंग भी कर रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं, और साथ साथ उनकी सोशल स्किल भी डेवलप हो रही है, इसलिए उन्हें आपस में बातें करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन। द सिचुएशन इन विच चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट मैटर एंड फिनोमेना इज नोन एज, वह स्थिति जिसमें बच्चा जो है किसी पदार्थ या परिघटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दे, तो वो कौन सा होता है? फर्स्ट, सेंसरी मोटिवेशनल स्टेट या स्टेज, अवस्था, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए, मोटिवेशनल स्टेट की बात नहीं हो रही है, और सेंसरी मोटर स्टेज भी होता है, सेंसरी स्टेज भी होता तो भी नहीं होता, क्योंकि सेंसरी स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू टच करके सीखता है, उसमें वो लॉजिकली सोचना शुरू नहीं करता। उसके अलावा ब्रेव फंक्शनल स्टेट, एब्सोल्यूट ब्रेव स्टेट। देखिए, यहाँ ब्रेवरी की एक अलग थ्योरी आती है, एक अलग उसके ऊपर एक थ्योरी है जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये दोनों भी नहीं है। इसके बाद क्या है फोर्थ, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल स्टेट। देखिए, इसमें मजबूत कार्यात्मक अवस्था। देखिए, कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट का डायरेक्ट वही वर्ड नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चा लॉजिकली सीखना कब शुरू करता है, तो इसके बारे में पियागेट की आपको याद होगा थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें वो 4 स्टेजेस बताते हैं। फर्स्ट आपकी सेंसरी मोटर स्टेज बताते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज बताते हैं। उसके बाद उनकी प्री ऑपरेशनल होती है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल होती है, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है कि वो बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे लॉजिकली नहीं सोच पाता। कुछ अमूर्त चीजें ऐसी होती हैं जिसपे वो लॉजिकली रीजनिंग नहीं लगा पाता, ठीक है। यानी कि उसका लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ कंक्रीट यानी कि स्ट्रॉन्ग, कंक्रीट का एक और आप ये लगा लीजिए सिनोनिम की तरह, उसे स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं। तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, ठीक है। इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से मिलता जुलता क्या है, देखिए, हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। कई बार हमें, जैसे कि मैंने बताया, कई बार हमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, हमें या तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या फिर हमारा जो आंसर है उसके नियर टू आंसर कौन सा पॉसिबल मोर करेक्ट हो सकता है उसको चूज करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा फोर्थ रहेगा, क्योंकि आपको पता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, और उसकी फोर्थ लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे भी अपनी लॉजिकल रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसमें ब्रेवरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, और सेंसरी मोटिवेशनल की बात नहीं हो रही है, और सेंसरी स्टेज भी होता तो भी ये नहीं होता, तो इसलिए हमारा फोर्थ हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरी तरह से समझेंगे, आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे, फिर अपना आंसर पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ
तबुला रासा वाज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी कि तबला रस अवधारणा किसने दी थी? पियागेट नहीं, जॉन लॉक नहीं, वोल्टेयर ने, या फिर जॉन डेवी ने। तो ये जॉन लॉक ने दी थी। जॉन लॉक ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि चाइल्ड जब बॉर्न होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, उनके अकॉर्डिंग उनकी अवधारणा थी कि चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, ठीक है। उसका माइंड जो है, उसका ब्रेन जो है, वो एक ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती के बराबर होता है। उसके ऊपर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। यानी कि उन्होंने क्या माना था? एनवायरमेंट के फैक्टर को काफी प्राइमरी पे रखा था और काफी अहम माना था बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में या बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट में। एनवायरमेंट फैक्टर को काफी ज्यादा माना था, इसलिए उन्होंने न्यूबॉर्न बच्चे के माइंड को, ब्रेन के बारे में कहा था उन्होंने ये कि उसका दिमाग जो है वो एक ब्लैंक स्लेट के बराबर है। ब्लैंक स्लेट को ही उन्होंने तबुला रासा बोला, ठीक है, जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, द अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण में अधिनायकवादी, कहते हैं ना आप तो बहुत अथॉरिटी की तरह बिहेव कर रहे हो, अथॉरिटेरियन बिहेवियर है, तो वो कौन सा होता है? टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, छात्र केंद्रित, प्रिंसिपल सेंटर्ड, या फिर एक्सपीरियंस सेंटर्ड। तो देखिए इसमें होगा आपका टीचर सेंटर्ड। टीचर जब एज अथॉरिटी की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि शिक्षक सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित जब आपका व्यवहार हो जाता है तो उसको अथॉरिटेरियन कहा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड होगा तो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, वो अथॉरिटेरियन नहीं होगा। और इसके अलावा प्रिंसिपल और एक्सपीरियंस की बात भी यहाँ पे नहीं हो रही है, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। इसके अलावा है आपका 8th, जिसमें है हियरिंग इम्प्रूवमेंट चाइल्ड, यानी कि श्रवण बाधित जो बच्चा है विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम ओनली एकेडमिक लर्निंग, उसको एकेडमिक लर्निंग से क्या कहते हैं? फायदा नहीं होगा। ही शुड बी गिवन प्रैक्टिकल एजुकेशन इन इट्स प्लेस, यानी कि उसको एकेडमिक लर्निंग से कोई फायदा नहीं होगा, उसको सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि हम उसे स्कूलिंग या फिर कॉलेजिंग नहीं कराएंगे, उसे एकेडमिक लर्निंग नहीं देंगे या किसी न किसी प्रैक्टिकल स्किल में जैसे कि कढ़ाई बुनाई सिलाई या कोई और चीज उसको सिखाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। कैन परफॉर्म वेरी वेल फ्रॉम रेगुलर स्कूल इफ ही गेट्स एडिक्वेट फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज, यानी कि नियमित स्कूल में बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है अगर उसे पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन मिलते हैं तो। ये कुछ ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं। will never perform in regular school before his classmates, यानी कि वो ये कह रहा है कि अपने सहपाठियों के सामने वो नॉर्मल स्कूल में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। गलत बात है, वो कर सकता है। should be sent to deaf school, कि उसको बाधिर विद्यालय में ही भेजे। मुख बाधिर अगर कोई बच्चा है, श्रवण बाधित कोई बच्चा है, तो उसको स्पेशल स्कूल ही भेजे, ना कि रेगुलर स्कूल। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है। देखिए आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि हर बच्चे का ये राइट है, समावेशी शिक्षा है जिसमें सभी बच्चों को एक ही स्कूल, एक ही छत के नीचे पढ़ने का अधिकार है। उसमें क्या कहते हैं कि वो बच्चा जो है जिसको कोई भी डिसेबिलिटी है, चाहे वो हियरिंग की है, चाहे आपका क्वेश्चन लिसनिंग में आ जाए, आपको एक ही तरह से कॉन्सेप्ट सीखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन को लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। इसमें हियरिंग इंप्रूवमेंट आया है, हो सकता है आपका लिसनिंग आ जाए, ठीक है, हो सकता है आपका डिसलेक्सिया की बात की जाए, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी क्यों ना हो, बच्चा एक रेगुलर स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कब? इफ ही गेट एडिक्वेट फैसिलिटी, की वो अच्छा प्रदर्शन कब करेगा? जब उसको सुविधाएं और संसाधन मिले, जब टीचर कोऑपरेटिव हो, उसको उस तरह का मटेरियल दिया जाए जिससे वो अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अगर बच्चा सुन नहीं रहा है, मुख बाधिर है, हियरिंग में उसको प्रॉब्लम है, तो उसको उस तरह से मटेरियल या टीचिंग एड्स इस तरह की यूज की जाए कि उसको भी कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। इसके बाद है आपका 9th क्वेश्चन, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि आपका PWD इम्प्लांटेड इन द ईयर, विकलांगता व्यक्ति अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था? 1992, 1995, 1999 और 2016। देखिए इसमें काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि 1995 भी हो सकता है और 2016 भी हो सकता है। तो देखिए आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे 2 और कुछ 4, तो जो 4 कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका गलत तब हो जाता है। देखिए PWD क्या है? PWD अपने आप में एक राइट है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक लॉ लाया गया है, ठीक है, ताकि वो, जैसा कि पिछले हम क्वेश्चन में हमने देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन में उन्हें भी हक है कि वो रेगुलर स्कूल में पढ़ सके। तो ये चीज आपके PWD एक्ट में
डिफाइंड है। तो ये कब पास हुआ है आपका 16 दिसंबर 2016 को। इससे पहले 1995 में भी पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, लेकिन उस टाइम क्या है, उस टाइम नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज जो थी ना, कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती हैं, कितने तरह की क्या कह सकते हैं अपंगताएं या कितने तरह की मुश्किलें होती हैं, वो सिर्फ 7 मेंशन थी उस एक्ट में, ठीक है। अभी इनको प्लस करके कितना कर दिया गया है 21। अब ये 21 डिसेबिलिटीज हैं। ये जब हम डिसेबिलिटी एक्ट पढ़ेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे कौन कौन सी हैं। लोकोमोटर है आपका, हियरिंग है, विजन है, काफी सारी हैं, उनको एक एक करके देखेंगे। तो इसको क्या कर दिया गया है, 1995 में जो आया था उसको रिप्लेस करके अब 2016 वाला लागू कर दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि 1995 में कोई एक्ट नहीं आया था, पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, लेकिन उसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटी मेंशन थी जिनको अब बढ़ा के 21 कर दिया गया है, इसलिए इसको इससे रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसको इससे रिप्लेस कर दिया गया है, तो अभी जो लागू है या अभी जो पीडब्ल्यूडी एक्ट जिसे हम कहते हैं वो आपका 2016 ही है। अंडरस्टूड। इसके अलावा 10th क्वेश्चन है आपका, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम और ऑब्जेक्टिव इज गिवन बाय, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? क्रेथवोल, बीएस ब्लूम, रॉबर्ट मैगर या फिर ज्ञानी। तो देखिए बीएस ब्लूम ने दी थी आपकी ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से, आपको याद भी होगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है डोंट वरी, हम 1 by 1 सब थ्योरीज भी आने वाली क्लासेस में करेंगे बहुत ही जल्द। सो उस चीज के लिए मत आप टेंशन लीजिए। इसको शॉर्ट में यहाँ पे समझते हैं कि बेंजामिन ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी दी थी जिसमें उसने क्या किया था, क्लासिफाई किया था किसको, ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल एम्स को, ठीक है। एजुकेशनल एम्स कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कोगुनेटिव ऑब्जेक्टिव दिए थे उसने अपने, ठीक है। उसने अपने शैक्षिक या संज्ञानात्मक या कह सकते हैं शैक्षिक उसका ऑब्जेक्टिव एम्स का वर्गीकरण किया था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था कितनी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट क्या था आपका कोग्निटिव डोमेन, सेकंड था आपका इफेक्टिव डोमेन और थर्ड था आपका साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे जब हमारी थ्योरी आएगी। तो ये किसने दी थी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एम किसने दी थी, बीएस ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम। इसके बाद है टीम टीचिंग वाज यूज फर्स्ट टाइम इन, यानी कि टीम टीचिंग जो है वो पहली बार कहाँ यूज की गई थी, इंडिया में, रशिया में, अमेरिका में या ब्रिटेन में। देखिए इंडिया में टीम टीचिंग अभी रिसेंट में ही फेमस हुई है, तो इंडिया तो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले टीम टीचिंग शुरू की गई थी। टीम टीचिंग क्या होता है, इसमें 2 और मोर देन 2 टीचर्स का ग्रुप जो है वो एक ही क्लास को या एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, जिसमें वो साथ में प्लानिंग करते हैं, साथ में टीच करते हैं और साथ में इन चीजों को इवेलुएट करते हैं, मोर देन 2, ठीक है। तो ये सबसे पहले आया था आपका 1950 में अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली बार ये चीज की गई थी। याद रहेगा। आगे हैं। इसके बाद है आपका 12th, अ रिसेप्टिव ऑरल स्किल इज, ग्रहणशील मौखिक कौशल क्या है। देखिए रिसेप्टिव स्किल पीछे भी क्वेश्चन आया था, लर्निंग या फिर आपकी लर्निंग स्किल्स को लेके, जिसमें हमने लिसनिंग रीडिंग, उसके अलावा स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स पढ़े थे। और इसमें ये पूछा गया इनमें से रिसेप्टिव स्किल कौन सी है। देखिए रिसेप्टिव का मतलब कौन सा है, ग्रहणशील, जिसको आप सिर्फ ग्रहण करते हैं। कैसे बोला जाए, रिसेप्टिव यानी कि जिसमें सिर्फ आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है, जिसमें आप पैसिव भी नहीं कहा जा सकता टोटली, लेकिन जिसमें आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब आप 2 होती हैं वैसे रिसेप्टिव स्किल, तो आपकी लिसनिंग होती है, सुनना, और एक होती है आपकी रीडिंग, ठीक है, पढ़ना। तो यहां पे 2 चीजें हैं, रिसेप्टिव स्किल्स 2 हैं, लिखना और पढ़ना, रीडिंग और लिसनिंग। लेकिन ऑरल स्किल कौन सी है, ऑरल तो है लिसनिंग ही, ये तो राइटिंग स्किल में आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, ये दोनों ऑरल स्किल्स हैं, जिसमें आप या तो सुन रहे हैं या बोल रहे हैं। और इसके अलावा आपकी रीडिंग राइटिंग की जो स्किल आ जाएंगी वो आ जाएंगी आपकी रीडिंग एंड राइटिंग, जब कुछ लिखा हुआ है तभी आप उसको पढ़ रहे हैं। तो रिसेप्टिव स्किल 2 हो गई हमारे पास, कौन सी, लिसनिंग और रीडिंग। लेकिन इसमें बात हो रही है ऑरल स्किल की, तो ऑरल के लिए रहेगा इसमें लिसनिंग। गॉट इट। नेक्स्ट है इसमें आपका
13th क्वेश्चन, ओरिजिनेटर पूछा गया है किसका? प्लेवे मेथड का, कि प्लेवे मेथड के प्रवर्तक कौन है? फॉर्बल, डाल्टन, सिगमंड फ्राइड या मॉन्टेसरी? तो इसके होंगे फॉर्बल। हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि फॉर्बल ने आपका किंडरगार्टन मेथड भी दिया है, ठीक है। किंडरगार्टन, प्लेवे मेथड, ये दोनों ही किन्होंने दिए हैं? फॉर्बल ने, क्योंकि इनका मेन वर्क जो है एजुकेशन में वो क्या है, इन्होंने प्री प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बताया था कि आपका प्लेवे मेथड जो है या फिर किंडरगार्टन मेथड जो है वो सब ज्यादा यूजफुल होता है, वो खेल खेल में ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो चाहे आप किंडरगार्टन की बात करें या प्लेवे की, जब भी खेल में सीखने की बात होगी तो वहां किसका नाम आएगा? फॉर्बल का। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर, यानी कि रचनात्मक उत्तरों में आवश्यकता होती है किस चीज की? डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन। क्रिएटिव आप कब होगे? जब आपको डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं, प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, यानी कि सामग्री आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रश्न। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं आपके पास, और इसके अलावा हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, एक अत्यधिक अनुशासित क्लासरूम। देखिए बच्चा ज्यादा डिसिप्लिन में रहेगा तो कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन किए, क्वेश्चन आपका सही है या गलत है, वहां आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। इसके अलावा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे आप बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें करने का मौका नहीं दे रहे हैं, वहां पे भी आपका क्रिएटिव नहीं होगा। क्रिएटिव तब होगा जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग में पढ़ा था, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर आपके क्रिएटिव आंसर्स, बच्चे का क्रिएटिव होना, उसका डाइवर्जेंट होना, एक चीज को लेके बहुत सारी दिशाओं में सोचना, वो सब किससे रिलेटेड है? जब आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे कि ये क्वेश्चन है, बताइए हम इसका हल कितनी तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जब आप उस तरह से पूछेंगे तभी वो उस चीज को रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिव या डाइवर्जेंट तरीके से सोच पाएगा। सिर्फ यस या नो, ट्रू या फॉल्स तरीके से पूछते रहेंगे डायरेक्ट टीचिंग या डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो बच्चा कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद 15th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू पियागेट? देखिए पियागेट के ऊपर मैंने थ्योरी बताई थी, जिसमें आपके 4 क्या है स्टेजेस थी कोग्निशन की, कोग्निटिव डेवलपमेंट की। तो इसमें पूछा गया है कि सेंसरी मोटर स्टेज कब होती है? सेंसरी मोटर स्टेज आपकी फर्स्ट स्टेज होती है और वो 0 to 2 ईयर्स होती है, ना कि 1 to 2, 3 to 5। तो इसमें आंसर होगा 0 to 2। इसके अलावा पिछली क्लास में कुछ बच्चों को इस चीज में फर्स्ट क्वेश्चन में ही काफी कंफ्यूजन था, आई थिंक वो इसको अच्छे से समझ नहीं पाए, तो इसको और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्या है, विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में ये पूछा गया था कि आपकी अनौपचारिक शिक्षा है उसमें इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, सॉरी कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है। तो देखिए इट हैज अ फिक्स्ड एम, इसका एक निश्चित उद्देश्य है। इन्वॉल्व्स एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इसमें एक संगठित संस्थान शामिल होता है। इट हैज अ फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें पढ़ने का एक निश्चित तरीका होता है। इट प्रोवाइड अनकॉन्शियस लर्निंग, यह अचेतन शिक्षा प्रदान करता है। तो देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं कि वो ऐसा एक नहीं हो सकता कि एक आंसर आपका या एक ऑप्शन 100% सही है और बाकी सारे नेगेटिव में है या फिर 0 है। कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन 90% क्लोज होता है, कोई 20% क्लोज होता है, कोई 30, कोई बिल्कुल भी क्लोज नहीं होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है क्वेश्चन के अपोजिट। और कई बार ऐसे होता है कि कोई क्वेश्चन 20% है, कोई 10% है, कोई 5%, कोई 2%, तो हमें उसमें से चूज करना पड़ता है कि कौन सा इसके मोर क्लोज है। एक्यूरेट नहीं मिलता, कई बार हमें मोर क्लोज ही ढूंढना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में वही चीज है। देखिए इसमें क्या कहता है, इट हैज अ फिक्स्ड एम, इसको एक बार छोड़ देते हैं, ये देखते हैं। इन्वॉल्व्स एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, देखिए ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपका फॉर्मल एजुकेशन में रहता है, जब आप स्कूल, इंस्टीट्यूट और उस चीज में पढ़ते हैं, वहां पे फॉर्मल में आपका एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन रहता है। इनफॉर्मल में क्या है, हम जरूरी नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है, इससे पहले कि हम इसको आंसर करें। तो अनौपचारिक शिक्षा जो इनफॉर्मल टीचिंग है वो क्या है, उसमें एक इंडिविजुअल, कोई भी एक बच्चा, जरूरी नहीं है कि पूरी क्लास सीख रही है, एक इंडिविजुअल बच्चा कोई एटीट्यूड लर्न करता है, ये पेन ठीक से चल नहीं रहा, कोई एटीट्यूड लर्न करता है, एक नई तरह का एटीट्यूड उसमें डेवलप होता है कि उसने पॉजिटिव एटीट्यूड सीखा है, कोई एक वैल्यू सीखता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो कोई एक नई स्किल सीख रहा है, या फिर हो सकता है कि वो नॉलेज गेन कर रहा है।
तो सारी चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल एजुकेशन में वो सिर्फ अपने एप्टीट्यूड के बारे में, सिर्फ अपने बिहेवियर के बारे में, सिर्फ सोशल एनवायरनमेंट से वही चीजें सीख रहा है, नहीं। वो कोई स्किल भी सीख सकता है, वो कोई वैल्यू भी सीख सकता है, वो कोई एटीट्यूड भी लर्न कर सकता है। जो जैसे घर वाले होते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मॉम डैड हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको बताते हैं कि देखो बेटा बड़ों की इस तरह से कदर करनी चाहिए, आप ये चीज इस तरह से नहीं कर सकते। मानो वो आपको कोई सोशल वैल्यू सिखा रहे हैं, तो वो भी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन में ही आती है, ठीक है। उसमें आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई स्किल या नॉलेज ही गेन कर रहे हो सकता है आप अपना सोशल स्किल कोई डेवलप कर रहे हो, जिसमें आप अपना सोशल क्या कहते हैं, अनुकूलन सीख रहे हो कि इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से एडजस्ट करते हैं। जैसे आपको चाहते हैं कि आप बाहर कहीं गेस्ट में गए हैं तो बताया जाता है कि आप इस तरह से बिहेव मत कीजिए, आपको इस तरह से करना है, तो वहां पे आप कोई वैल्यू या एटीट्यूड भी सीख सकते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन में सभी तरह के होते हैं। और इसमें रिसोर्स क्या हो सकता है आपका, कि आप कहाँ से सीख रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ घर से सीख रहे हैं। जैसे वैल्यू या एटीट्यूड है, कई बार आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी लगाई जाती हैं, तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी, वैल्यू या एटीट्यूड सिर्फ अपने घर वालों या फिर अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं। हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूट में भी सीख रहे हो। डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। इसके अलावा स्किल है, हो सकता है स्किल आपको घर पे सिखाई जा रही हो, आपके पेरेंट्स कैपेबल हो, उनमें से कोई टीचर हो, वो आपको टीचिंग स्किल सिखा रहा हो सकता है उनमें से कोई इंजीनियर या डॉक्टर हो, आपको कुछ उस तरह की चीजें बता रहा हो जो उस प्रोफेशन में काम आती हो सकता है आपके फादर या कोई स्पोर्ट्समैन हो जो आपको उस तरह की चीजें या बातें बता रहे हो। तो इसमें से कोई भी चीज हो सकती है। इसमें आपका रिसोर्स जो रहता है वो आपका ओन इन्वायरमेंट होता है, आपका खुद का इन्वायरमेंट। आपके आसपास क्या है, इसमें आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, ठीक है, और आपका सोशल सर्कल, एवरीथिंग मेंशन हो जाता है। जब आपके इन्वायरमेंट की बात आ रही है तो वो होल में आता है, ठीक है। या फिर आपका डेली एक्सपीरियंस भी हो सकता है। कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। कहते हैं ना, इस बच्चे को हमने इतना समझाया, इसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे उसका मन या उसका एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाता है। तो इसमें एक्सपीरियंस के बेस पे भी हम इनफॉर्मल एजुकेशन लेते रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ। इसके अलावा फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग, तो देखिए इतनी सारी चीजें हम सीख रहे हैं, तो इसमें फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग तो हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड चौक से पढ़ा रहे हैं या फिर आप सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग फिक्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, या फॉर्मल एजुकेशन में भी नहीं होगा कभी भी। इसके अलावा अनकॉन्शियस लर्निंग, देखिए बच्चा जब तक पैसिव है, जब तक वो सुस्त है, जब तक वो निष्क्रिय है, जब तक वो अनकॉन्शियस है, तब तक उसकी लर्निंग पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कम लेवल पे उसकी लर्निंग होगी, उसका परसेंटेज लेवल बहुत कम रहेगा, ठीक है। उसको कॉन्शियस वे में ही पढ़ाया जा सकता है, उसको कॉन्शियस वे में ही लर्निंग होती है, चाहे वो आपकी फॉर्मल हो, चाहे वो आपकी इनफॉर्मल हो, ठीक है। चेतन हो या अचेतन हो, दोनों चीजें आपकी कैसी होंगी, दोनों चीजें कॉन्शियस होंगी। तो अनकॉन्शियस नहीं हो सकता, मेथड भी फिक्स नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट होना जरूरी नहीं है। तो बचता क्या है, फिक्स्ड एम। तो कुछ बच्चों ने ये कहा कि मैम फिक्स्ड एम कैसे हो सकता है। देखिए आप जरूरी नहीं है कि आप कोई पेपर पास कर रहे हैं, आप कोई कॉलेज डिग्री ले रहे हैं, स्कूल में एक ग्रेड पास कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई वैल्यू सीख रहे हैं, कोई एक आचार सीख रहे हैं, कोई किसी तरह से बिहेवियर करना सीख रहे हैं, तो उसका भी एक गोल होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है, अगर आपके टीचर्स हैं या आपके अंकल आंटी हैं, वो अगर आपको कोई बात सिखाना चाहते हैं, कोई वैल्यू मूल्य सिखाना चाहते हैं, तो बिना बात नहीं कह रहे, उनका कोई ऑब्जेक्टिव है कि आप पॉजिटिव सीख लें, आप जीवन में कुछ अच्छा करें, एक और अच्छा कौशल आप में आ जाए। तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं हो सकता, ना आपकी फॉर्मल एजुकेशन ना ही इनफॉर्मल एजुकेशन। उसका एक उद्देश्य होता है कि बच्चे को बिहेवियर को हमें इस तरह से मोल्ड करना है, ये चीज हमें उसे पॉजिटिव सिखानी है। तो एम तो होगा ही, बिना उद्देश्य के आप यहाँ वहां भटकते रहेंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो एजुकेशन चाहे जैसे भी हो, फॉर्मल इनफॉर्मल या खुद से सीख रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन विदाउट एम एजुकेशन आपकी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप जब तक ये एम नहीं बनाएंगे कि हमें एग्जाम क्लियर करना और हमें पढ़ना है, तब तक आप नहीं पढ़ सकते। एक दिन पढ़ रहे हैं, बीच में छोड़ दिया, बाद में कर रहे हैं, तो विदाउट एन एम एजुकेशन कांट बी पॉसिबल, वेदर इट इज बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इसलिए इसका ये आएगा कि इट हैज अ फिक्स्ड एम, इसलिए हम इसका उद्देश्य निश्चित लेके चल रहे हैं। हालांकि इसकी मेन डेफिनेशन में इसको कुछ बच्चों को कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा होगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन में फिक्स्ड एम नहीं होता है, होता है, और इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। आई होप ये अब आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको सीटेट के कुछ पेपर्स अगर प्रैक्टिस करने हैं तो वो एम कीर्ति ऐप पे अभी आपको मिल जाएंगे। सर ने आई थिंक 2-3 डेज पहले ही डाल दिए हैं, तो जिन्होंने चेक कर लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो वहां जाके देखें। और टेलीग्राम चैनल पे जो क्विजेज आ रही हैं वो आप प्रैक्टिस करते रहें।
अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर और अपने सजेशन जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दिस इज ज्योति साइनिंग ऑफ।